इसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये वीडियो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 4 और लास्ट वीडियो है। पार्ट 1, 2 और 3 में हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ पावर क्या है और साथ ही साथ हमने इंडियन स्टेट का नेचर यानी इंडियन स्टेट का कैरेक्टर समझने की कोशिश की। यहाँ पर हमने सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट और सेकुलर इन पांचों टर्म्स को डिटेल में डिस्कस किया। अब बात करते हैं प्रीएम्बल के दूसरे कंपोनेंट की, जो हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रीएम्बल के दूसरे पैराग्राफ से हमें ये समझ आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सभी सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देना। किसी भी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वहां के सिटीजन्स को एटलीस्ट जस्टिस तो मिलना ही चाहिए। ये एक जरूरी रिक्वायरमेंट है अगर हमें हार्मनी और पीस को बनाए रखना है। सोचो अगर लोगों को जस्टिस ना मिले तो क्या होगा। लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। और अगर ऐसा होता है तो देश का पतन हो सकता है, क्योंकि ऐसे में लोग खुद न्याय करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढेंगे, जो कि बहुत ही गलत होगा। और इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है इंडिया के हर एक नागरिक को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को प्रियम्बल में जगह दी है। सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि अगर किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको कुछ प्रिविलेजेस के जरिए अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में डिप्रेस क्लासेस और विमेन को दशकों तक सप्रेस करके रखा गया। इसीलिए ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर रिजर्वेशंस के जरिए इन्हें भी बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ लाया जा सके। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि सरकार की नजर में सब बराबर है, चाहे आप करोड़पति हो या फिर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हो। इस सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के कॉम्बिनेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सभी नागरिकों को इक्वल, फ्री और फेयर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 और पार्ट 4 यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करता है। अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे ऑब्जेक्टिव की, जो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। रॉसी ने एक बार कहा कि इंसान पैदा तो आजाद होता है, मगर हर जगह उसे बंधनों में बांध के रख दिया गया है। रॉसी का ये आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन की फाउंडेशन बना। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के डोमिनेंट प्रिंसिपल्स थे। इन आइडियाज ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स को भी इन्फ्लुएंस किया, इंक्लूडिंग अंबेडकर। और इसी कारण लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स बने और आपको ये प्रियम्बल में देखने को भी मिलते हैं। अब बात करते हैं लिबर्टी की। प्रियम्बल के हिंदी वर्जन में हमें एक वर्ड देखने को मिलता है, स्वतंत्रता। इंग्लिश वर्जन में वर्ड है लिबर्टी, बट आपको ये भी पता है कि इंग्लिश में एक और वर्ड है जिसका मतलब भी स्वतंत्रता होता है। वो वर्ड है फ्रीडम। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रियम्बल में फ्रीडम की जगह लिबर्टी वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है? तो बेसिकली फ्रीडम और लिबर्टी इन दोनों का ही मतलब स्वतंत्रता है, लेकिन इन दोनों में जो स्वतंत्रता है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली। ये जो फ्रीडम थी ये इंडिया को ब्रिटेन ने दी थी। कैसे दी थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास करके। यानी जब कोई स्टेट या अथॉरिटी आपको आजादी देता है अपनी मर्जी से काम करने की, उसे फ्रीडम कहा जाता है। इसी तरह आपने सुना होगा कई बार पेरेंट्स को ये कहते हुए कि हमने तो अपने बच्चों को फ्रीडम दे रखी है। इसका मतलब फ्रीडम किसी से मिलती है,
जबकि लिबर्टी के केस में आपको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं होती है, आपको कोई आजादी देता नहीं है, आप आजाद हो ही। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करता है कि हर एक नागरिक पूरी तरह से मुक्त होकर सोच सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, और ये आजादी हमें फंडामेंटल राइट्स के थ्रू मिलती है। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी का सीधा सीधा मतलब है कि सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी और हर इंडिविजुअल को एडुकेट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये सिक्योर करेगा कि सभी को इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज मिले। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सिक्योर करता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के जरिए, और अगर कोई भी इसको वायलेट करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से इसकी गुहार कर सकते हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का लिटरल मीनिंग है भाईचारा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भाईचारे की भावना को प्रमोट करता है, और इसके अलावा हम सब भारतीय लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ भारत की ही नागरिकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भारत के नागरिक रहते हुए हम किसी और देश के नागरिक बन जाएं। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से देश में फ्रेटर्निटी या भाईचारा बढ़ता है। मैं तो कहता हूँ कि फ्रेटर्निटी जो है वो लिबर्टी और इक्वलिटी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए क्योंकि अगर नागरिकों में भाईचारे की भावना नहीं होगी तो लिबर्टी और इक्वलिटी का भी कोई मतलब नहीं है। लोग उसको भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप इसके बारे में एक बार सोच के देखना, आपको समझ आएगा। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेटर्निटी के थ्रू दो चीजों को इंश्योर करता है। पहला ये कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, और दूसरा देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी। इंडिविजुअल का डिग्निटी, ये वर्ड जो है सिग्निफाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इंडिविजुअलिटी और डिग्निटी को एश्योर करता है। प्रियम्बल में ये जो वर्ड आपको इंटीग्रिटी देखने को मिलता है, ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल की डिग्निटी और नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को एश्योर करता कैसे है? इसका आंसर आपको मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज में। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी, देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करना देश के नागरिकों की ड्यूटी है। तो ये तो था प्रियम्बल, बट एक कंट्रोवर्सी प्रियम्बल के साथ हमेशा से जुड़ी हुई है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। इसका आंसर हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट के 3 केसेस के जरिए। ये केसेस हैं 1960 का बेरूबारी यूनियन, 1973 का केशवानंद भारती केस, 1995 का LIC ऑफ इंडिया केस। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसमें अपना पूरा का पूरा विजन डाल के रखा है। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से मना कर दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसके 13 साल के बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस के ओपिनियन को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि यार ये बात बिल्कुल गलत है कि आप ये कह रहे हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। भाई, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती है। और इसके बाद एक बार फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, और इसी के साथ ये कंट्रोवर्सी पूरी तरह से खत्म हो गई कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पूरी तरह से मान लिया गया है। अब बात आती है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। इसके बारे में भी केशवानंद भारती केस में बात उठी थी। यहाँ पर कहा गया था कि प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जिन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स को डिस्ट्रॉय या डैमेज करने की किसी को इजाजत नहीं है।
हालांकि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। कंडीशन ये है कि बेसिक फीचर्स का कोई भी बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर आप अमेंड कर रहे हो लेकिन बेसिक फीचर्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, तो आपको अमेंडमेंट की इजाजत है। प्रियम्बल को अब तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, वो भी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जब इसमें सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड कर दिया गया था। तो ये था प्रियम्बल, जिसे हमने 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया है।